ये सुन पंछी प्यार से पूछी क्या। शौर्य कार साइड में जा रोक उसके करीब जा बोला, बस हर दिन एक किस, वो भी तुम्हारे तरफ से, वो भी मेरे होंठों पर। ये सुन पंछी अपने बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से शौर्य को देखने लगी तो शौर्य अपने सीट बेल्ट को खोल उसके बेहद करीब जा बोला, करो किस जल्दी से। ये सुन पंछी बोल पड़ी, मैं तुम्हारे पैसे से मम्मा बैड अंकल का शादी नहीं कराऊंगी, तुम्हारा पैसा गलत तरीके से आया हुआ है। ये सुन शौर्य उसे देखते हुए बोला, सोच लो, मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा हेल्प कर सकता है, लिटिल थिंग। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने बैग से अपना एक कॉपी निकालने लगी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर पंछी कर क्या रही है। वही पंछी अपना एक कॉपी के साथ पेन निकाल, कॉपी के आखिरी पन्ने को खोल, अपने पेन का कैप निकाल, उसमें कुछ लिखने लगी। पंछी का लिखना हो गया तो वो कॉपी शौर्य के तरफ मोड़ दी तो शौर्य पंछी के बनाए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगा। मैं पंछी मेहरा शौर्य गोयनका से अपनी मम्मा के शादी के लिए 15 लाख रुपए ले रही हूँ। जब तक मैं शौर्य गोयनका को उसका पैसा रिटर्न नहीं कर देती हूँ तब तक ही इंटरेस्ट के तौर पर पंछी मेहरा उसे किस करेगी। पंछी के बनाए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ शौर्य के होंठों पर मुस्कान लहर गया। वो मुस्कुराते हुए पंछी के साइन के नीचे ही उसके हाथ से पेन ले अपना साइन कर दिया। साइन करने के बाद शौर्य पंछी के तरफ देखते हुए उसके बेहद करीब जा बोला, जल्दी से आज का इंटरेस्ट पे करो। ये सुन पंछी अपना मुंह बना दी, फिर उसके होंठों को देखी तो उसके होंठों में एक पल के लिए खो गई। फिर वो उसके करीब जा अपने होंठों को उसके होंठ से मिलाने से पहले अपने आंखों को बंद कर दी, फिर अपने कोमल होंठों को शौर्य के होंठों पर रख दी। जैसे ही पंछी के कोमल होंठों का स्पर्श अपने होंठों पर शौर्य को महसूस हुआ, शौर्य का हाथ उसके कमर पर चला गया और वो उसे पैशनेटली चूमने लगा। तभी पंछी शौर्य को दूर धकेल बोली, किस मुझे करना था, तुम्हें नहीं। ये सुन अपने होंठों में लगा पंछी का सलाइवा अपने अंगूठे से पोंछते हुए शौर्य बोला, क्या करूँ, तुम्हें किस करना ही नहीं आता तो पहले तुम्हें किस करना सीखना होगा ना। ये सुन पंछी का मुंह बन गया। वही शौर्य उसके बने मुंह को देख मुस्कुराते हुए अपने सीट पर अच्छे से बैठ अपने सीट बेल्ट को लगाकर स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगा। कुछ ही वक्त के बाद स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचते ही पंछी को याद आया आज फिर उसे न्यूज बोलना है तो वो हड़बड़ी में सीट बेल्ट खोलने लगी। पर कहते हैं ना, हड़बड़ी में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। यही हाल अभी पंछी का हुआ पड़ा था। ये देख शौर्य अपने सीट बेल्ट को खोल उसके करीब जा सीट बेल्ट खोलने लगा। उसके सीट बेल्ट खोलते ही पंछी का पूरा शरीर उसके करीब आते ही जम गया था। वही शौर्य सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। शौर्य के सवाल पर पंछी झट से बोल पड़ी, मेरा आज न्यूज है। ये सुन सीट बेल्ट खोल उसे दूर हो कठोरता से बोला, इस बार कोई और टॉपिक चुनना। ये सुन पंछी उसे घूर कर देख पूछी, क्यों, फिर तुमने कुछ किया है क्या जो न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम होगा। ये सुन शौर्य कठोरता से ही भरे आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, पर मेरे नाम का इस्तेमाल कर मुझे जरूर फंसा देते हैं। ये सुन पंछी कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, ऐसा काम ही क्यों करते जिससे कोई तुम्हारा नाम ले बुरा काम कर सके। इतना कह वो कार से बाहर निकल गई। वही शौर्य उसे घूर कर जाता देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आज पंछी ने किसी और का न्यूज सुनाया। फिर प्रेयर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने क्लास चले गए। वही दूसरी तरफ आर्यन तैयार हो मजबूरी में ही उसे ड्रेस में जाना पड़ रहा था। वो रेडी हो अपने कार में जा बैठ गया। फिर कार को स्टार्ट करने को हुआ पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये देख आर्यन गुस्से में भड़कते हुए बोला, कार का पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। खुद में इतना बोल गुस्से में कार से बाहर निकल भड़कते हुए चिल्लाया। फिर वो दूसरा कार ले जाने को हुआ। वो कार के पास जा चाबी मांगा तभी वहां मौजूद एक आदमी बोल पड़ा, बॉस का ऑर्डर है, आपको कोई कार नहीं मिलना चाहिए। ये सुन इरिटेट हो आर्यन बोला, मतलब मेरे कार का भी पेट्रोल भैया ने निकलवा दिया, अब मैं जाऊँ कैसे। तभी आदमी कुछ पैसे निकाल आर्यन के तरफ बढ़ा बोला, बॉस ने कहा है लोकल बस का जितने भी अमाउंट होता वो मैं आपको दे दूं। ये सुन आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से में बिना पैसे लिए जाने लगा। रास्ते में कुछ वक्त चलने के बाद आर्यन अपने पैकेट से बचा हुआ पैसा निकाल बस का हालत देखा। सांस तक लेने का जगह उस बस में नहीं बचा था। ये देख आर्यन पहले ही डर गया।
वो अपने मन में ही बोला, अब पता चल रहा है इंडियन बस का क्या हालत है। इतना कह आर्यन अपने बचे पैसे को देख ऑटो रोक जा बैठ गया। ऑटो में बैठने के बाद आर्यन छोटे बच्चे की तरह खुद में ही अपने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए बके जा रहा था। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। वैभव का कंपनी आ चुका था। वो ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसा दे कंपनी के तरफ देखा। कंपनी बहुत बड़ा था, साथ ही वैभव का था। वैभव सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में फेमस था। कंपनी को देखते ही आर्यन गहरी सांस ले कंपनी के अंदर जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा बोला, हेलो, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर देशमुख। लड़की आर्यन के तरफ देख पूछी, यू हैव अ विजिटिंग कार्ड। वो तो आर्यन के पास नहीं था, ना ही आर्यन ने मांगा था, उसे तो बस एड्रेस का कार्ड मिला था। अब वो करे तो करे क्या, उसने अपने भाई को कॉल लगा दिया, लेकिन शौर्या का फ़ोन उसे बंद बता रहा था। शौर्या स्कूल जाने के बाद अपना दूसरा फ़ोन ऑन कर लेता था, जिसका नंबर बस मिहिर, विवेक और पंछी के पास था। आर्यन अपना फ़ोन जेब में रख दिया, फिर लड़की की तरफ देख मुस्कुराते हुए फ्लिटी अंदाज में बोला, वो तो मेरे पास नहीं है, ब्यूटीफुल। ये सुन लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तब तो आपको मिलने का परमिशन नहीं मिल सकता है। ये सुन आर्यन उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम एक बार मेरा उनसे बात नहीं करवा सकती हो। आर्यन के बातों को सुन लड़की बोल पड़ी, सॉरी सर। लड़की का जवाब सुन आर्यन बोल पड़ा, लड़कियों के मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता है, खासकर तब जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की हो, तब तो सॉरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ब्यूटीफुल। आर्यन के बातों को सुन लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए अपने आगे आए बाल को कान के पीछे कर बोली, सर अभी मीटिंग में है, आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं आपका बात सर से करवाती हूँ फिर। लड़की के बातों को सुन आर्यन बोल पड़ा, ब्यूटीफुल, 5 मिनट क्या, तुम्हें देखते हुए तो मैं पूरी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। आर्यन के मीठे मीठे बातों को सुन लड़की के होंठों का मुस्कान और भी अधिक बढ़ गया। वही आर्यन फिर 5 मिनट बीतने का इंतजार करने लगा। वही दूसरी तरफ क्लास में पंछी अपने कॉपी के पीछे ड्राइंग बना रही थी। आज क्लास मर्ज होने वाला था तो टीचर अभी तक आए नहीं थे। वही दूसरे सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स आने लगे। पंछी इतना मसरूफ थी अपने ड्राइंग को बनाने में कि उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तभी उसके बगल में अनुष्का बैठ गई। वही कृतिका भी पंछी के पास अनुष्का को देख गुस्से में चिल्लाकर बोली, अनुष्का कहीं और जाओ। तभी पंछी अपने सिर को उठा दोनों के तरफ देखी। वही अनुष्का बोल पड़ी, यार यही सीट था तो मैं बैठ गई, तू भी आकर यही बैठ जा और कोई भी जगह खाली नहीं है। ये सुन कृतिका पूरे क्लास को देखी। वही पंछी कृतिका को बोल पड़ी, कृतिका यार मेरे बगल में आ जा। ये सुन कृतिका बीच में आ बैठ गई और अनुष्का को इग्नोर करते हुए पंछी और कृतिका बातें करने लगी। वही अनुष्का को बहुत बुरा लग रहा था, उसे दोनों ऐसे इग्नोर कर रहे थे तो अनुष्का खड़ी हो आदिल के पास गई, क्योंकि उसी के पास एक आखिरी सीट बचा हुआ था। अनुष्का उसके पास जा पूछ पड़ी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। आदिल और उसके बगल में बैठा आदिल का दोस्त दोनों थोड़ा खिसक अनुष्का को बैठने का जगह दे दिया। अनुष्का, पंछी, कृतिका तीनों की दोस्ती और लड़ाई दोनों के बारे में आदिल को छोड़कर पूरे स्कूल में सभी बच्चों को पता था। क्लास में टीचर आ गए। टीचर के आते ही सभी खड़े हो गए। टीचर ने अनुष्का को अकेले लड़कों के रो में बैठा हुआ देखा तो वो अनुष्का को पंछी के सीट में जा बैठने को बोलने वाला था, पर फिर रुक गया। वो नहीं चाहता था फिर ये तीनों का बहस शुरू हो जाए। वो सभी को बैठने का बोल क्लास स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ 5 मिनट बीत चुके थे। रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन का बात वैभव के असिस्टेंट से करवा दिया। वैभव के असिस्टेंट को आर्यन के आने का खबर था ही तो वो खुद ही आर्यन को लेने आ गया। फिर आर्यन वैभव के असिस्टेंट के साथ सबसे ऊपर के फ्लो में चला गया। फिर असिस्टेंट आर्यन को वैभव के केबिन के पास ले जा छोड़ चला गया। आर्यन केबिन का दरवाजा नॉक किया तो वैभव अपना काम करते हुए ही उसे अंदर आने का इजाजत दे दिया। आर्यन दरवाजे को खोल केबिन के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर जैसे ही वो आया वैभव अपना नजर उठा आर्यन के तरफ देखा। आर्यन को देखते ही वैभव अपना काम बंद कर उसे बैठने का बोला तो आर्यन जा बैठ गया। आर्यन के बैठते ही वैभव बोल पड़ा, आर्यन आज से तुम मेरे असिस्टेंट रहोगे।
ये सुन आर्यन का मुंह बन गया। वो अपना मुंह बना ही बोला, मैं किसी का असिस्टेंट क्यों बनूं? ये सुन वैभव उसे कठोरता से देखा। वैभव शौर्य से कुछ कम डरावना अभी नजर नहीं आ रहा था आर्यन को। वही वैभव अपने कठोर आवाज में फिर बोल पड़ा, सर बोलो, और हाँ, अपने आवाज को मेरे सामने नीचे रखो जब तक तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर सीख सको। ये सुन आर्यन ने बस 2 शब्द कहा, ओके सर। आर्यन को कोई ऐसा ही चाहिए था जो उसके सामने कठोर बर्ताव करे ताकि आर्यन जैसा लड़का को हैंडल कर सके, नहीं तो कोई भी आर्यन जैसे लड़के को हैंडल नहीं कर सकता था। वैभव ने फिर अपने असिस्टेंट को बुला सारा काम उसे बताने का बोल दिया, तो आर्यन खड़ा हो असिस्टेंट के साथ सारा काम सीखने चला गया। वही वैभव अपना काम करने में फिर से लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। स्कूल में आखिरी क्लास आ चुका था। आखिरी क्लास शौर्य का था। शौर्य जब क्लास के अंदर आया तो देखा कृतिका, पंछी, अनुष्का तीनों बहस कर रही थी और पूरा क्लास तीनों का बहस सुने जा रहा था। तभी शौर्य अंदर आ तीनों को बहस करता देखा तो शौर्य उन तीनों के पास जा अपने कठोर आवाज में बोला, ये क्लास है तुम लोगों का घर नहीं जो लड़ रही हो। शौर्य का आवाज सुन तीनों शांत हो गई। तीनों अपने सिर को झुकाए खड़ी थी। तभी शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, तुम तीनों लड़ क्यों रही हो? अनुष्का रीजन ना बता बस बोल पड़ी, सॉरी मानव सर, मेरा ही गलती है। ये बोल अनुष्का आदिल के बगल में जा बैठ गई। वही पंछी कृतिका अपने जगह पर जा बैठ गई। तभी शौर्य एक नज़र पंछी को देखा, फिर बताना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में क्लास ओवर हो चुका था। क्लास ओवर होते ही शौर्य पंछी के तरफ देखा, फिर क्लास से बाहर निकल गया। वही सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर निकल अपने अपने बस में जा बैठ गए। कुछ ही वक्त के बाद पंछी अपने बस स्टॉप पहुंच गई। जैसे ही बस से वो बाहर निकली उसे शौर्य का कार दिखा। शौर्य के कार को देख पंछी कार के पास जा कार के अंदर जा बैठ गई। तभी शौर्य कार स्टार्ट करते हुए पूछा, तुम तीनों क्लास में लड़ क्यों रही थी? शौर्य के सवाल को सुन पंछी अपने सिर को झुका उदासी से बोली, बस वही बार बार आती है बात करने जिसके कारण कृतिक और उसका लड़ाई हो जाता है। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, बात करने आती तो अच्छी बात है ना। तभी पंछी शौर्य के तरफ देख बोली, उसने स्विमिंग में मुझसे जीतने के लिए मेरा स्विमिंग ड्रेस को फाड़ दिया था, जिस कारण मैं स्विमिंग में हार गई थी। इतना कह वो उदासी से अपने चेहरे को झुका ली। तब तक पंछी का घर आ चुका था। पंछी शौर्य दोनों कार से उतर गए। तभी घर के अंदर जाते हुए शौर्य बोला, तब तो कृतिका सही करती है। ये सुन पंछी शौर्य के तरफ देख बोली, पर वो बहुत बार सॉरी बोल चुकी है। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, सॉरी बोलने से क्या वो दिन वापस आ जाएगा नहीं ना? और अगर सच में वो रिग्रेट फील कर रही है तो तुम उसे माफ कर देना, पर तब जब तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा हो जाए। अब मैं चलता हूँ, शादी का जो भी बात करना होगा कॉल या मैसेज में कर लेना। इतना कह शौर्य चला गया। वही पंछी अब अनुष्का के बारे में सोचना बंद कर अपनी मम्मा और बैड अंकल के शादी के बारे में सोचने लगी। वही दूसरी तरफ देशमुख मल्टीनेशनल कंपनी में वैभव का असिस्टेंट आर्यन को सब कुछ बता दिया था। सब सीखने के बाद आर्यन बस वैभव के आगे पीछे घूमे जा रहा था। वैभव किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जा रहा था तो अपने साथ आर्यन को भी ले जाने लगा। तभी आर्यन अपने मन में ही बोला, मैं तो सिर्फ भाई को वक अल्कोहलिक पसंद समझता था, पर यहाँ तो उसके जैसा ही कोई और भी है। इतना कह वैभव के साथ कार के अंदर जा बैठ गया। फिर वैभव कुछ फाइल देखते हुए बोला, आर्यन मीडिया वालों को हैंडल कर लेना, और हाँ, कुछ भी बोलने से पहले सोच जरूर लेना। यस सर, आर्यन अच्छे बच्चे की तरह जवाब दे दिया। वही वैभव फिर अपने नज़र को अपने फाइल में टिका उसे देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा तो वैभव अपने पैकेट से फ़ोन निकाल स्क्रीन पर शौर्य का नाम देखा तो कॉल उठा, बोला, हाँ शौर्य। अपने भाई का नाम सुन अपने चेहरे को मोड़ आर्यन देखने लगा। वही दूसरी तरफ शौर्य बोल पड़ा, आर्यन कोई परेशानी खड़ा तो नहीं कर रहा है ना? ये सवाल सुन वैभव बोल पड़ा, नहीं। ये सुन शौर्य हैरान था। वो अपने हैरानी से भरे आवाज में बोला, मुझे तो लगा था अब तक वो पूरे कंपनी को अपने सिर पर उठा लिया होगा। ये सुन वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे बच्चों को मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये तो शौर्य जानता था। वो मुस्कुराते हुए ही बोल दिया, अच्छा है, वैसे उस आदमी
शौर्य ने इतना बोला ही था कि वैभव बात को बीच में काटते हुए ही बोल पड़ा, मैं सब कुछ कर दिया हूँ, बस सुबह होने का इंतजार करो। ये सुन शौर्य के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। फिर शौर्य ने ठीक है बोल फोन रख दिया। वही आर्यन एक्साइटेड होते हुए पूछा, सुबह कुछ होने वाला है क्या सर? वैभव उसके तरफ देख बिना कोई भाव का जवाब दिया, हाँ, तुम्हें मेरे साथ कल सुबह साइट पर चलना है और वहाँ के लोगों को मनाना भी तुम्हें ही है अपने अच्छे बर्ताव से। ये सुन आर्यन का मुंह लटक गया। वो अपने मन में ही बोला, अब मैं ये कैसे करूँगा, और अगर नहीं किया तो शौर्य भैया मेरा क्या करेंगे? अब तो भैया के साथ साथ ये आदमी भी है। खुद के मन में आर्यन सवाल पर सवाल किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंछी अपने फ़ोन में शादी से रिलेटेड सब कुछ खोल सारे रस्म अपने कॉपी में लिख ली, साथ ही ढेर सारे वीडियोस देख समझने के बाद शौर्य को फ़ोन लगा दी। वही मेंशन के अंदर मिहिर से शौर्य को पता चला उसका फ़ोन नंबर देने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि आदिल था, और आदिल को उसका फ़ोन नंबर तब मिला था जब उसने पंछी के फ़ोन को हैक किया था। ये सब जानने के बाद शौर्य आदिल का कुछ करने का सोच रहा था। तब तक ही शौर्य को पंछी का कॉल आ गया। पंछी का कॉल आता देख शौर्य सोचना बंद कर पंछी का कॉल उठा लिया तो पंछी बिना शौर्य को हाय हेलो सुने बस टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर दी, कल संडे है तो कल जाकर पंडित से मिल अच्छा सा मुहूर्त पता कर लेते हैं, क्योंकि नेट पर दिखा रहा था कि मुहूर्त के बिना शादी नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो अवसगुन होता है और मैं कोई अवसगुन होता नहीं देख सकती हूँ। और पंछी अपना बक बक किए जा रही थी बिना सांस लिए तो शौर्य गहरी सांस भरते हुए बोला, सांस ले लो लिटिल थिंग। ये सुन पंछी बोल पड़ी, हाँ लेती हूँ ना। पंछी अपने बक बक में इस कदर डूबी थी कि उसे समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला। वही शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया पंछी के बातों को सुनकर। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पूरे 2 घंटे तक बोलने के बाद पंछी बोल पड़ी, कल सुबह 9 बजे तुम आ जाना, मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम है मुझे। इतना कह कॉल रख दी। वही शौर्य अपना फ़ोन कान से हटा मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए ही वो अपना फ़ोन टेबल पर रखा। तभी उसका नज़र मिहिर विवेक के सामने गया। दोनों शौर्य के अपोजिट बैठे हुए थे, साथ ही दोनों शौर्य को ऐसे ही 2 घंटे से मुस्कुराता हुआ देख हैरान भी थे। जब फ़ोन रख शौर्य अपने चेहरे को उठा मिहिर विवेक को देखा तो झट से मुस्कुराना बंद कर अपने वही पुराने एक्सप्रेशन में आ गया कोल्ड। फिर उन दोनों को उनका काम बताने लगा, साथ ही आदिल का क्या करना वो भी बता दिया। ऐसे ही वक्त बीत गया। रात का 9 बज चुका था। कुसुम के आने का आवाज जैसे ही पंछी ने सुना तो वो अपना कॉपी बंद कर भागते हुए हॉल में चली गई। पंछी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख कुसुम पूछ पड़ी, इतनी खुश किस बात के लिए हो भला? ये सवाल सुन पंछी झट से बोल पड़ी, बस ऐसे ही मम्मा, आप जल्दी से फ्रेश होकर आओ, पंछी आपके लिए खाना लगाती है। इतना कह पंछी किचन चली गई खाना गर्म करने। वही कुसुम अपने कमरे के अंदर चली गई। कमरे में जाने के बाद अपने कबर्ड के पास जा कबर्ड का दरवाजा खोल अपने लिए रात का कपड़ा निकालने लगी। तभी कपड़े के बीच में ही रखा फोटो फ्रेम जमीन पर जा गिर टूट गया। जैसे ही तस्वीर टूटा कुसुम जमीन पर बैठ तस्वीर को उठा ली। उठाते वक्त कांच कुसुम के हाथ में चुभ चुका था। साथ ही उसने जब तस्वीर को देखा तो उसके आंखों से आंसू का रेत बाहर गिरते हुए उसके गालों में आग गिरने लगा। तभी उसने उस तस्वीर पर अपने हाथ फेरे, जिस कारण टूटने के वजह से साइड में लगे कांच से उसका हाथ और भी अधिक कट गया। कुसुम फुट फुट कर रोई जा रही थी। तभी पंछी अपनी मम्मा को न आता देख उसे बुलाने आ गई। जैसे ही वो कमरे के पास गई तो देखी उसकी मम्मा फुट फुट कर रोई जा रही है। वही दूसरी तरफ पूरा काम खत्म करने के बाद वैभव कुसुम के घर ही आ रहा था। वही दूसरी तरफ पंछी अपने मम्मा को रोता हुआ देख भागते हुए अपनी मम्मा के पास जा बोलने लगी, आप रो क्यों रही हो मम्मा, क्या हुआ मम्मा, बताओ ना। पंछी सवाल पर सवाल किए जा रही थी पर कुसुम अपने हाथ में फोटो फ्रेम ले रोई जा रही थी। बस तभी पंछी अपनी मम्मा के हाथ से फोटो फ्रेम ली तो देखी फोटो उसके मम्मी पापा का है, साथ ही पूरे फोटो फ्रेम में खून लगा था। टूटे हुए कांच से कुसुम का पूरा हाथ कट चुका था। पंछी फोटो फ्रेम साइड में रख अपनी मम्मा के हाथ को देखी, फिर फास्टेस्ट बॉक्स लाने चली गई। तभी उसे दरवाजे का बेल रिंग सुनाई दिया। बेल रिंग के आवाज को सुन पंछी झट से दरवाजा जा खोल दी। दरवाजा जैसे ही खोली सामने वैभव खड़ा था। वैभव पंछी के हालत को देख पूछा, क्या हुआ पंछी?
पंछी झट से रोते हुए ही बोल पड़ी, जल्दी आओ बैड अंकल, मम्मा का हाथ से बहुत खून बह रहा है। ये सुन वैभव झट से घर के अंदर आ गया। पंछी फास्टेस्ट बॉक्स लेने चली गई। वही वैभव कमरे के अंदर जा कुसुम के हालत को देखा तो उसके पास जा सामने रखे तस्वीर को देखा, फिर कुसुम के हाथ को देख अपने पैकेट से रुमाल निकाल कुसुम के कटे जगह पर रख उसके खून को साफ करते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, कुसुम बस फोटो फ्रेम टूटा है, मैं कल बनवा दूंगा। ये सुन कुसुम उसके आंखों में देखते हुए रोते हुए ही बोली, वैभव ये तस्वीर टूट गया, राकेश मुझसे नाराज होंगे ना, वो सोच रहे होंगे मैं कितनी सेल्फिश हूँ, कैसे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई उसे भूलकर। इतना कह कुसुम फिर फुट फुट कर रोने लगी। तब तक पंछी फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आ चुकी थी। वो बॉक्स रख चिंता से बोली, मम्मा ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आप फिक्र मत करिए, बस थोड़ा दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा। पंछी अपनी मम्मा से ये सब बोले जा रही थी। वही वैभव फास्टेस्ट बॉक्स खोल कुसुम के हाथों में बैंडेज करने लगा। बैंडेज करने के बाद वैभव पंछी के सिर पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, बेटा मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करना है, क्या तुम बाहर जा सकती हो? ये सुन पंछी खड़ी हो कमरे से बाहर चली गई। तभी पंछी के जाते ही वैभव कुसुम के बगल में बैठ उसके कंधे पर अपना हाथ रख प्यार से उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसे प्यार से बोला, कुसुम एक तस्वीर टूटने से तुम क्या क्या सोच रही हो? कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती हो? और हाँ, तुम सेल्फिश नहीं हो, समझ आया तुम्हें? वैभव के बातों को सुन कुसुम वैभव के आंखों में देखने लगी, फिर अपने धीमे आवाज में बोली, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ वैभव? ये सुन वैभव उसे अपने बेहद करीब कर बोला, कुछ गलत नहीं है, और हाँ दोबारा इस बारे में मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। इतना कह उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछ उसे अपने सीने से लगा लिया। वैभव के सीने से लगते हुए कुसुम को सुकून सा मिल रहा था। फिर वैभव उसे दूर हो बोला, तुम चेंज कर बाहर आ जाओ। इतना कह वैभव तस्वीर को उठा कमरे से बाहर चला गया। वही कुसुम अपने कपड़े को बदलने लगी। वही दूसरी तरफ वैभव बाहर जा पंछी से बात किया, फिर उसे कुछ कुछ समझाया ताकि पंछी कोई टेंशन ना ले। फिर पंछी खाना लगाने लगी तो वही वैभव सोफे पर बैठ उस तस्वीर को देखने लगा। कुसुम राकेश दोनों के एक साथ का तस्वीर देख वैभव के दिल में आग सा लग रहा था। वो जलना नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, पर कुसुम के दिल में उसके लिए अब भी इतना प्यार देख उसके अंदर जलन का भाव न आ ही जाता था। वो तस्वीर को गौर से देख ही रहा था, तभी कुसुम आ गई तो वैभव फोटो को रख दोनों के साथ खाने चला गया। कुसुम के हाथ में चोट लगा था तो वो खा नहीं पा रही थी, तो वैभव उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। जब पंछी ने ये देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, साथ ही उसे अपने पिता का भी याद आने लगा। जब भी उसकी मम्मा हाथों में मेहंदी या उसकी मम्मा के हाथ में कुछ भी हो जाता था तो उसके पापा उसकी मम्मा को अपने हाथ से खिलाते थे। वो पल याद करते हुए ही पंछी के होंठों पर मुस्कुराहट के साथ साथ उसके आंखों में आंसू भी भर गया। फिर वो अपने आंखों के आंसू को जल्दी से पोंछ दी ताकि उसकी मम्मा उसके आंसू देख परेशान ना हो। फिर जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद पंछी पढ़ने का बोल चली गई। उसे अपने मम्मा के शादी का पूरा लिस्ट जो तैयार करना था वही वैभव जाने को था। तभी कुसुम उसके हाथ को पकड़ ली तो वैभव अपने जाते कदम रोक अपने चेहरे को कुसुम की तरफ मोड़ देखा तो कुसुम उसके आंखों में देखते हुए बोली, बहुत रात हो गया है, आज रात के लिए यही रुक जाओ। कुसुम के बातों को सुन वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो कुसुम के हाथ को अपने हाथ से हटा उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया, फिर उसके कमर पर अपने हाथ को घुमा उसे अपने बेहद करीब कर बोला, सोच लो पूरा रात यहाँ बिताऊंगा तो अपना कंट्रोल खो सकता हूँ मैं। ये सुनते ही कुसुम उससे खुद से दूर कर उसके सीने पर धीरे से मुक्का मारते हुए बोली, धत तरीके, पागल इंसान हो बिल्कुल तुम। इतना कह वो जाने को थी तभी उसके हाथ को पकड़ अपने करीब फिर से कर वैभव बोल पड़ा, हाँ पागल तो हो ही गया हूँ कुसुम तुम्हारे। इतना कह उसके गाल को प्यार से चूम उसके हाथ को छोड़ बोला, फिक्र मत करो मेरी जान, मुझ में बहुत कंट्रोल है। इतना बोल मुस्कुरा दिया। वही कुसुम का चेहरा तो गुलाब के पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुका था। तभी उसके लाल चेहरे को देख वैभव मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मैं सावर लेकर आता हूँ, फिर साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं। ये सुन कुसुम अपने चेहरे को हाँ में हिला बोल पड़ी, मैं तुम्हारे लिए कोई कंफर्टेबल कपड़ा ले आती हूँ।
ये सुन वैभव मुस्कुराते हुए ही बोल पड़ा, कौन सा कपड़ा लाओगी? अपना? पर मैं वो कैसे पहनूंगा? इतना कह वो हंसने लगा। वही कुसुम के होंठों पर भी मुस्कान छा गया था, पर अचानक से वो उदास हो बोली, राकेश का कपड़ा, अगर तुम पहनना चाहो तो। ये सुन वैभव उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, पहन तो कुछ भी लूंगा कुसुम, पर मैं ये नहीं चाहता तुम राकेश को बार बार याद कर उदास हो वो। ये सुन कुसुम बस उसे देखी फिर बोल पड़ी, हाँ। इतना कह वो चली गई, क्योंकि वो अपने आप को राकेश को याद करने से नहीं रोक पाती थी। कुसुम को ऐसे जाता देख वैभव के चेहरे पर भी निराशा छा गया। उसे ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब बार बार कुसुम उसके जगह राकेश को याद करती रहती थी। तो वैभव गहरी सांस ले खुद को शांत कर नहाने चला गया। वही कुसुम कमरे के अंदर गई तो पंछी अपनी मम्मा की आता देख लिस्ट बनाना बंद कर पंछी पढ़ाई करने का झूठा नाटक करने लगी। वही कुसुम अपनी बेटी के तरफ देखी, फिर कबर्ड खोल राजेश के सारे कपड़ों को बड़े संभाल कर जहां कुसुम रखी थी वहां से राकेश का एक कपड़ा निकाल उस कपड़े को देखने लगी। तभी उस कपड़े को देखते हुए ही वो एक पल के लिए राकेश के यादों में कहीं गुम हो गई। कुसुम, मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है। राकेश के बात को सुन कुसुम जा कबर्ड के अंदर देखी। सामने ही राकेश का रात का कपड़ा रखा हुआ था, पर राकेश फिर भी पूरे कबर्ड में हर कोने कोने में ढूंढते हुए पूरे कबर्ड का धज्जियां उड़ा चुका था। ये देख कुसुम अपने हाथ को बांध उसे गुस्से में घूरी तो राकेश उसके तरफ देखा। तभी कुसुम अपने हाथ को उस कपड़े के पास ले जा उस कपड़े को अपने हाथ में उठा राकेश के नजरों के सामने कपड़े को कर दी। तभी राकेश सिल्ली सा मुस्कान दे अपने बालों पर अपने हाथ फेर बोला, मुझे दिखा नहीं था। इतना कह राकेश अपना बत्तीसी दिखा दिया। राकेश के हरकत को याद करते ही कुसुम के होंठों पर मुस्कान छा गया। उसकी यादों से बाहर आ उस कपड़े को अपने सीने से लगा ली, फिर खड़ी हो दूसरे कमरे में जाने लगी। अपनी मम्मा के कमरे से जाने के बाद पंछी फिर से अपने काम में लग गई। वही कुसुम दूसरे कमरे के अंदर जा बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, कपड़ा बेड पर रख दे रही हूँ। ये बोल जाने को थी तभी वैभव बाथरूम का दरवाजा खोल कुसुम का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया। जैसे ही कुसुम वैभव के भीगे शरीर से टकराई तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। तभी उसे अपने साथ बाथरूम के अंदर वैभव ले जाने लगा तो कुसुम अपने आप को छुड़ाते हुए बोलने लगी, क्या कर रहे हो वैभव, मुझे छोड़ो, तुमने कहा था। कुसुम इतना ही बोली थी कि तभी वैभव उसे सावर के पास ले जा सावर ऑन कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख बोला, मैं चाहता हूँ तुम राकेश के साथ बिताया हुआ हर एक पल भूल जाओ और बस मेरी बनकर रही, बस मेरे बारे में सोचो। इतना कह अपने होंठों को उसके होंठों में मिला दिया। कुसुम के होंठों में ठंडा पानी पड़ने के बाद भी वैभव के गर्म होंठों के स्पर्श से उसका होंठ गर्म हो चुका था। उसे कुछ देर तक चूमने के बाद अपने साथ उसे भी पूरा भीगा उसे दूर हो बोला, अपना हद पार नहीं करूंगा जान, तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम ना चाहो। इतना कह सावर को बंद कर वैभव तौलिया अपने कमर में लपेट बाथरूम से बाहर जाने लगा। वही कुसुम अब भी हैरानी में खड़ी थी। दूसरी तरफ वैभव अपने कपड़े को झट से बदलने के बाद कुसुम के कमरे के पास जा दरवाजा नॉक किया तो पंछी दरवाजे के तरफ देखी। तभी वैभव मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पंछी ने हाँ कर दिया तो वैभव कमरे के अंदर आ बोल पड़ा, अपनी मम्मा के लिए रात का कोई कपड़ा निकाल दो, तुम्हारी मम्मा पूरी भीग चुकी है। ये सुन पंछी झट से कपड़ा निकाल दी तो वैभव उसके हाथ से कपड़ा लेने को हुआ, पर कपड़ा देने में पंछी हिचकिचा रही थी। उसे हिचकिचाता देख वैभव पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी, कपड़ा दो मुझे। वो कपड़े को देखी फिर वैभव को देखी फिर बोल पड़ी, मैं दे आती हूँ मम्मा को। ये सुन वैभव उसके हाथ से कपड़ा लेते हुए बोला, तुम पढ़ाई करो मैं दे दूंगा। इतना कह कपड़ा ले वो कमरे से बाहर चला गया। तभी पंछी सोचने लगी, अब क्या होगा, उसके अंदर तो मम्मा का इना वगैरह भी है। ये सोच वो बेड पर जा लेट गई। कुछ कर तो सकती नहीं थी इसके अलावा वो अब, क्योंकि वैभव कपड़े लेकर तो जा चुका था। फिर वो लेटकर सोचने लगी शादी के बारे में ही। वही दूसरी तरफ वैभव कपड़े को कुसुम को देने में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण पंछी इतना हिचकिचा रही थी। ये सोचते हुए जाते वक्त उसने कपड़ों को जैसा ही अलट पलट कर देखा तो उसके अंदर से इन्हें निकल जमीन पर गिर गया। जैसे ही इन्हें जमीन पर गिरा तो वो देख वैभव का चेहरा भी लाल हो चुका था। वो झट से उठा फिर कपड़ों के बीच में ही रख दिया ताकि कुसुम को अजीब ना लगे।
फिर कमरे के अंदर जा, बाथरूम के पास जा, अंदर देखा तो कुसुम उसे अब भी वही खड़ी हुई नजर आई। तो वैभव उसके पास जा बोला, क्या हुआ कुसुम, और नहाना चाहती हो मेरे साथ क्या? वैभव के बातों को सुन उसके हाथ में पकड़े गए अपने कपड़े को झट से ले हिचकिचाकर बोली, नहीं, अब बाहर जाओ। कुसुम हुआ चेहरा देख वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बाथरूम से बाहर जाते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर बेड के पास जा बैठ गया। वही कुसुम भी जल्दी से अपने कपड़े को बदल बाहर गई। तभी उसका ध्यान वैभव के पहने गए कपड़े पर गया। वही कपड़े की तरफ देखता पा वैभव बोल पड़ा, अगर तुम मेरे साथ रहकर राकेश के बारे में ही सोचती रही तो मैं अभी के अभी ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन कुसुम राकेश के बारे में सोचना बंद कर उसके पास जा बैठ अपने शिकायत से भरे आवाज में बोली, तुम्हारे कारण बैंडेज भीग गया, साथ ही मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। ये देख वैभव उसके हाथ को झट से पकड़ बोल पड़ा, सॉरी कुसुम, मेरे दिमाग से निकल गया था ये बात, मैं फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आता हूँ, बस तुम ये बता दो बॉक्स कहाँ है। वैभव को चिंतित होता देख कुसुम के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। कुसुम को खिलखिलाते हुए मुस्कुराता देख वैभव के होंठों पर भी मुस्कान छा गया। वो उसके गाल पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देखने लगा तो कुसुम का हंसी ही रुक गया और वो इस वक्त बस वैभव के आंखों में खो गई। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। तभी दूसरे कमरे से चिल्लाने का आवाज आया तो दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें फेर दोनों बेड से उठ खड़े हो कमरे से बाहर जा दूसरे कमरे में जा देखे तो दोनों ने देखा छुटकू ने बेड गंदा कर दिया है। जब कुसुम वैभव कमरे में आए तो पंछी दोनों की तरफ देख बोली, मम्मा अब हम दोनों कहाँ सोवेंगे, छुटकू ने तो पूरा बेड ही खराब कर दिया है। ये देख कुसुम सोचने लगी। तभी वैभव बोल पड़ा, तुम दोनों उस कमरे में सो जाओ और मैं हॉल के सोफे पर सो जाता हूँ। ये सुन कुसुम बोल पड़ी, वैभव तुम सोफे पर कैसे सो सकते हो? ये सवाल सुन वैभव मुस्कुराते हुए बोला, जैसे सोया जाता है। ये सुन कुसुम उसे घूर कर देखी तो वैभव बोल पड़ा, अरे यार, मैं सो जाऊंगा, अब तुम दोनों भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। ये सुन, ठीक है, बोल दोनों कमरे में चली गई। वही पंछी बेड पर जा लेट गई। दूसरी तरफ कुसुम वैभव के लिए तकिया के साथ साथ कंबल ले आ सोफे पर रख बोली, कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। ये सुन वैभव कुसुम के हाथ को पकड़ उसे अपने बाहों में खींच बोला, जरूरत है ना। वैभव के ऐसे पकड़ते ही कुसुम का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो अपने धीमे आवाज में थोड़ा शर्माते हुए पूछी, क्या जरूरत है तुम्हें? ये सुन उसके कानों में अपने सेडिक्टिव आवाज में वैभव बोला, तुम्हारी। ये सुन कुसुम का चेहरा लाल हो रहा था। उसे लग रहा था वो अभी टीनेजर है जिसे पहला पहला प्यार हुआ हो। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोलने लगी, वैभव, पंछी जागी हुई है, वो देख लेगी। ये सुन अफसोस से वैभव उसे छोड़ दिया तो कुसुम मुस्कुराते हुए उसे बच्चों की तरह जीभ दिखाते हुए अपने कमरे में चली गई। वही अफसोस से वैभव अपने सिर को हिला सोफे पर जा लेट गया, पर सोफा इतना छोटा था कि वैभव उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था। पर किसी तरह इधर उधर करते हुए ये रात को गुजारने लगा। धीरे धीरे जब ये रात बीत गया तो सुबह सुबह ही हल्का नींद वैभव को पड़ा था। तभी धुएं के स्मेल से वैभव का नींद खुल गया। तभी वो अपने आंखों को खोल सामने के तरफ देखा। भीगे बालों में अपने हाथ में धूप लिए कुसुम पूरे घर को धूप दिखा रही थी। ये देख वैभव के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोला, काश हर सुबह ऐसा ही हो। इतना क्या मुस्कुराते हुए वो उठ कंबल को बीटने लगा तो धूप पूरे घर को दिखाने के बाद धूप मंदिर में जा रख वैभव के पास आ उसके हाथ से कंबल ले मुस्कुराते हुए कुसुम बोली, मैं कर लूंगी। ये सुन वैभव उसे कंबल बीटता हुआ देख मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। इतना कह वो कमरे के तरफ जाने लगा। वही कुसुम का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया, साथ ही वो हैरान भी थी। वही कमरे के अंदर जा, बाथरूम जा, वो फ्रेश होने लगा। दूसरी तरफ पंछी का भी नींद खुल चुका था। वो अपने आंखों को खोल बिस्तर से उतर बिना नहाए धोए कमरे से बाहर जा टीवी ऑन कर सोफे पर बैठ कार्टून देखने लगी। तभी कुसुम चिल्लाते हुए बोली, तेरा सुबह सुबह फिर कार्टून शुरू हो गया, जाओ जाकर नहा लो। ये सुन पंछी बोल पड़ी, बस आधा घंटा। ये सुन अफसोस से अपने चेहरे को हिला कुसुम बोली, मेरे नाश्ता बनाने तक तुम्हारा नहाना हो जाना चाहिए।
इतना कह कुसुम नाश्ता तैयार करने लगी, वही पंछी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। तभी वैभव फ्रेश होकर आ गया। उसने वही कपड़ा पहन लिया था तो कुसुम ये देख बोल पड़ी, वैभव मैं तुम्हें कुछ और दे देती हूँ पहनने के लिए, उसे मैं धो दूंगी। ये सुन वैभव मुस्कुराते हुए बोला, इसका जरूरत नहीं है कुसुम, मैं घर जाकर चेंज कर लूंगा, मुझे बस अपने हाथ का टेस्टी खाना खिला दो। वैभव के आखिरी लाइन को सुन कुसुम के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही पंछी झट से खड़ी हो बोली, मम्मा मेरा वेट करना, मैं 5 मिनट में नहाकर आ जाऊंगी। इतना कह वो भाग गई। पंछी के जाते ही वैभव कुसुम के पास जा उसके बाहर आए बाल को प्यार से कान के पीछे करने लगा। वैभव के ऐसे करने से कुसुम की आंखें बंद हो गई थी। तभी वैभव उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया तो कुसुम उसे बोल पड़ी, वैभव क्या बच्चों जैसा हरकत कर रहे हो। कुसुम का ये बात सुन वैभव बोल पड़ा, बच्चों जैसा हरकत, क्या प्यार सिर्फ बच्चे कर सकते हैं। इसका क्या जवाब दे कुसुम उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस सोचने लगी। तभी वैभव उसके गर्दन को चूमने लगा। वैभव के ऐसे करने से कुसुम का आंख बंद हो गया था। वैभव उसके गर्दन को चूमना बंद कर उसे अपने तरफ कर अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ मिला उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए अपने दूसरे हाथ से गैस बंद कर दिया। फिर अपने दूसरे हाथ को कुसुम के कमर पर रख उसे प्यार से चूमते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा अपने हाथ से उसके साड़ी को साइड कर जैसे ही अपने हाथ उसके जिस्म में रख छुआ ही था कि कुसुम उसके हाथ को पकड़ ली तो वैभव चूमना बंद कर उसके होंठों से दूर हो उसे देखने लगा। तभी कुसुम अपने आंखों को धीरे से खोल वैभव के आंखों में देख निराशा से बोली, मुझे वक्त चाहिए। कुसुम के बातों को सुन उसके माथे पर प्यार से चूम वैभव बोला, जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, बस याद रखना अपने अतीत को अपने आज पर हर बार हावी मत होने देना। इतना कह वो डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए बोला, मैं लेट हो रहा हूँ। ये सुन कुसुम झट से वैभव के लिए नाश्ता लगाने लगी। वही वैभव डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गया था। कुसुम खाना लगा वैभव के पास आ उसके सामने रख दी तो वैभव कुसुम के तरफ देख बोला, बैठ जाओ। ये सुन कुसुम उसके सामने वाले चेयर पर जा बैठ गई तो पराठे का टुकड़ा तोड़ उसे दही में डुबो कुसुम के होंठों के पास ले जा बोला, तुम्हारे हाथों में चोट लगा है और तुम हो कि बस काम किए जा रही हो। कुसुम वैभव के बातों को सुनते हुए उसके हाथ से पराठा अपने मुंह में ले ली। वही वैभव पराठे का दूसरा बाइट तोड़ते हुए अपने बातों को बोले जा रहा था, मैं सारा काम कर देता पर मुझे साइट पर जाना है लैंड के सिलसिले में, इसलिए तुम आज कुछ नहीं करोगी बस रास्ट करोगी। तुम्हें आज कैफे जाने का भी जरूरत नहीं है और हाँ दोपहर और रात का खाना बनाने का जरूरत नहीं है, मैं खाना ऑर्डर करवा दूंगा। वैभव के बातों को सुन कुसुम जोर जोर से हंसने लगी तो वैभव उसे घूर कर देखा तो कुसुम अपने हंसी को दबाते हुए बोली, वैभव छोटा सा चोट है और मैं कैफे नहीं जाऊंगी तो कुछ काम नहीं होगा वहां मेरे बिना। ये सुन वैभव बोल पड़ा, एक दिन काम नहीं होगा तो कोई लॉस नहीं है। ये सुन गहरी सांस भरते हुए कुसुम बोली, वैभव मैं कोई काम नहीं करूंगी बस कैफे जा देखूंगी कौन कैसे काम कर रहे हैं, ओके, और मैं पंछी को दोपहर का खाना ऑर्डर करने बोल दूंगी, अब ठीक है। वैभव अपने आंखों को रोल करते हुए पराठे को खाते हुए बोला, ठीक है, फिर रात को डिनर के लिए हम लोग बाहर चले गए, ओके। ये सुन कुसुम के होंठों पर मुस्कान छा गया, वो मुस्कुराते हुए बोली, ओके। नाश्ता करने हो गया तो वैभव उठ गया जाने के लिए। तभी पंछी कमरे से बाहर आ बोली, मेरे बिना नाश्ता कर लिए आप दोनों। ये कह वो नाराज हो सोफे पर जा बैठ गई। तभी वैभव पंछी के पास जा उसके बगल में बैठ अपने दोनों कान पकड़ प्यार से बोला, पंछी मुझे लेट हो रहा था इसलिए मैं खा लिया, सॉरी, और मम्मा का हाथ ठीक नहीं है ना इसलिए मैं मम्मा को थोड़ा सा खिला दिया, आगे तुम थोड़ा और खिला देना, ओके। ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए वैभव के कान से उसका हाथ नीचे कर बोली, बैड अंकल। पंछी तो बस ड्रामा कर रही थी। ये सुन वैभव भी मुस्कुरा दिया। फिर वैभव खड़ा हो जाने से पहले बोला, शाम 7:30 तक तुम दोनों तैयार रहना। ये सुन पंछी झट से पूछ पड़ी, पर क्यों बैड अंकल। पंछी के सवाल पर वैभव मुस्कुराते हुए बोला, डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे आज। ये सुन पंछी खुशी से चहक उठी। फिर वैभव चला गया। वही उसके जाने के बाद पंछी कुसुम दोनों भी नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पंछी कुसुम को खिलाने को हुई तो कुसुम बोल पड़ी, मैं खुद से खा लूंगी बेटा।
ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, नो, मैं ही खिलाऊंगी आज। इतना कह उसके होंठों के पास खाने को ले जाते हुए पंछी बोली, सॉरी मम्मा, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता इसलिए आपको सारे काम करना पड़ता है, पर पंछी एक दिन अच्छे से खाना बनाना सीख जाएगी। पंछी की बातों को सुन कुसुम उसके सिर पर अपना हाथ रख प्यार से फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, और तुम्हें सीखने का अभी कोई जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा मैं सिखा दूंगी। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी, फिर कुसुम को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी, साथ ही खुद भी खाने लगी। नाश्ता करने हो गया तो घर को लॉक कर दोपहर का खाना ऑर्डर कर ले, ये बोल कुसुम भी निकल गई। वही पंछी शौर्य के अब आने का इंतजार करने लगी। वही दूसरी तरफ आर्यन शरीफ बच्चे की तरह रेडी हो नाश्ता किए बिना ही जा रहा था, तभी शौर्य अपने हाथ में सेव ले उसे खाते हुए देख बड़े गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या? आर्यन टाइम देखा, फिर अपने भाई से बोल पड़ा, नहीं साइट पर जाना है सर के साथ। इतना कह वो निकल गया। वही शौर्य वैभव को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, आर्यन ने नाश्ता नहीं किया है तो उसे काम के बीच में थोड़ा ब्रेक दे देना। ये मैसेज देख वैभव के होंठों पर हल्की मुस्कान छा गई, वो फिर उसके मैसेज का रिप्लाई दे दिया, ठीक है। शौर्य के केयरिंग साइड को देख वैभव शौर्य से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था। वैभव को लगता था ये केयरिंग साइड बस पंछी के लिए है, पर शौर्य के लाइफ में जो उसका अपना होता है शौर्य उन सबका केयर करता है। वही दूसरी तरफ शौर्य बस टोस्ट और फ्रूट खाकर मेंशन से बाहर निकल कार में जा बैठ कार को स्टार्ट कर पंछी के घर के लिए निकल गया। वही पंछी आज पहली बार सलवार सूट पहनी थी। ये सलवार सूट कुसुम ने पंछी के लिए बनवाया था, पर पंछी ने कभी पहना ही नहीं था, पर आज पहली बार पहनी थी क्योंकि आज उसे स्पेशल डे लग रहा था और ये कपड़ा वो अपने स्पेशल डे के लिए रखी थी। और आज से ज़्यादा स्पेशल डे उसके लिए कुछ नहीं था, उसकी मम्मा का खुशी उसके लिए सब कुछ था उसके जिंदगी में। कुछ वक्त के बाद शौर्य पंछी के घर पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजा का बेल बजाया और पंछी दरवाजा खोली तो पंछी को देख शौर्य उसे देख हैरान रह गया। वो अपने हैरानी से भरे बड़े बड़े आंखों से देखने लगा। तभी पंछी उसके आंखों के सामने चुटकी बजा पूछी, क्या हुआ? शौर्य के होंठों पर हल्का मुस्कान छा गया। वो उसके कमर पर अपने हाथ को डाल उसे अपने करीब कर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बड़ी होती जा रही हो तुम, अब मेरा कंट्रोल करने का दिल नहीं करता है। ये सुन पंछी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए उससे दूर हो बोला, चलो अब। ये सुन अपने सेंस में आ पंछी घर का दरवाजा बंद का शौर्य के पीछे पीछे चल दी। दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। फिर शौर्य कार स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के बाद दोनों मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर में पहुंचने के बाद दोनों मंदिर के अंदर जा पंडित के पास जा अच्छा सा मुहूर्त पूछने लगे तो पंडित मुहूर्त देख पंछी को बता दिया। मुहूर्त सामने का था तो अब पंछी को टेंशन होने लगा। पंछी का टेंशन देख शौर्य बोल पड़ा, लिटिल थिंग, सब तैयारी हो जाएगा। ये सुन पंछी शौर्य के तरफ देख पूछी, पर कैसे? शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूँ मिहिर, विवेक, एलेक्स, ईशानी और मेरा इडियट भाई, इतने लोग हैं, सब मिलकर पूरा शादी मैनेज कर लेंगे। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान भरा था और ये मुस्कान देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया।